हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव क्लासेस। आज हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ने जाएंगे। उससे पहले जो अपन पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रिज होता है किसके बीच में? बिजनेस फर्म के बीच में और हाउस होल्ड सेक्टर, जो सरप्लस यूनिट्स होती है और जो डेफिसिट यूनिट होती है, इसके बीच में फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रिज का काम करता है। जो सेवर से जो सरप्लस यूनिट्स है उनसे एक्स्ट्रा मनी लेके बिजनेस फर्म को देता है और बिजनेस फर्म अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट्स में कुछ हिस्सा हाउस होल्ड सेक्टर को देती है और कुछ फाइनेंशियल मार्केट और बैंक्स को देती है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द बैंक्स इन फाइनेंशियल मार्केट बोथ इन टर्न लैंड दी फंड्स टू बिजनेस फर्म विच इज कॉल्ड डेफिसिट यूनिट्स। और ये भी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपटीटर ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों एक ही काम करती है और दोनों का मोटिव भी एक ही है। ठीक है, फिर आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सेवर से पैसा लेती है और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करती है जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न हो, ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जो प्राइस है एक प्रोडक्ट की, एक सिक्योरिटी की, वो कैसे डिटरमाइन होती है? डिमांड और सप्लाई की जोन से। ठीक है, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे निकालते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसमें कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर एसेट्स की, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू या प्राइस निकलता है। ठीक है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली कैश में। मतलब जब पापा जाए उस फाइनेंशियल एसेट्स को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब एक कमोडिटी, एक स्टॉक, एक शेयर, एक डिबेंचर, एक बॉन्ड की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है वो फाइनेंशियल मार्केट बताता है। और उसके साथ साथ कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टैक्स लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, कितनी ब्रोकरेज लगेगी, वो भी बताता है। जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और बोरर्स को ज़्यादा अपना समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करने की जरूरत है पता लगाने के लिए ये सब चीज़ें कि कितनी ब्रोकरेज लगेगी, कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में पहले ही वो सब कुछ बता देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाती है। फाइनेंशियल मार्केट को दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कैपिटल मार्केट, कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये फंक्शन दिए हुए है, जो ऊपर अपने 4 फंक्शंस पढ़े थे उसको शॉर्ट में दिया हुआ है इन्होंने, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, फिर आते हैं अगले पेज पे। फिर आती है केस स्टडी। अपन ने पिछले वीडियो में कर ली थी, किसी को डाउट हो इस दोनों में केस स्टडी में तो मुझे अग्रवाल क्लासेस सक्सेस @gmail.com पर मेल कर सकता है। आगे पढ़ते हैं, चलो। मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस को कह सकते हैं, एक मार्केट जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के साथ डील करती हो, जिसकी रिडीमेबल पीरियड या मेच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर हो। ठीक है, ये किसके लिए होता है? वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए जो मनी रेज करते हैं या बोरो करते हैं उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, इसलिए नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, जो इंस्टीट्यूशन इसमें डील करता है वो है आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कॉमन वे, कॉमन फॉर्म जिससे हम मनी मार्केट में डील कर सकते हैं, जैसे कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी एंड कमर्शियल बिल्स। कॉल मनी क्या आते हैं ये सारा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। अपन ने सारा कुछ डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकता है। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी जनरली बैंक के लिए होता है। बैंक को कभी कभार सीआरआर मेंटेन करना होता है, जो मतलब सीआरआर मेंटेन करना होता है, कभी कभार सीआरआर मेंटेन नहीं होता, इसकी वजह से वो दूसरे बैंक से लोन ले लेता है, जिसकी वैलिडिटी मतलब जो जनरली 1 या 2 डेज के लिए होता है। और इस जिस रेट पे वो लेता है उसे बैंक कॉल मनी होता है, जो लेते हैं उसे कॉल रेट कहते हैं। ठीक है, मोस्टली बैंक यूज करता है और संडे और अदर हॉलीडेज इस पर्पज से एक्सक्लूड होती है। ठीक है, ठीक है, डील विद कॉल मनी।
ये तो मार्केट होती है, ओवर द टेलीफोन होती है। जब आप चाहे दूसरे बैंक को फ़ोन करके आप पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये CRR को मेंटेन करने के लिए होती है, इसे कॉल रेट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल रेट। वोलेटाइल रेट मतलब मार्केट मान लो 1% चेंज हो रही है तो इसका रेट 2%, 3%, 4% चेंज होगा, मतलब मार्केट से ज़्यादा इसमें चेंज आता है, ठीक है। क्योंकि ये डे टू डे के हिसाब से इंटरेस्ट होता है, R टू R के हिसाब से इंटरेस्ट होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज एज व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीजेज। जब इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी का रेट बढ़ता है, मतलब पहले 2% था तो 5% हो जाएगा, अगर हो जाता है तो उसकी वजह से जो बैंक्स है, जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, वो कॉल मनी पे ना जाके किसी और इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ जो इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी है वो इंक्रीज होता है, तो अदर सिक्योरिटीज चीप हो जाती है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है, ठीक है। ये बैंक्स और जनरल पब्लिक को होल्ड की जाती है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये जिसके नाम पे होता है उसको तो उसके पास तो है ही, और किसी और को भी वो ट्रांसफर कर सकता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 14 to 364 डेज होती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है, इसलिए इसकी मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर ही होती है। जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेजरी बिल था, फेस वैल्यू उसकी 2 लाख थी और RBI ने इसको 1,90,000 में इशू कर दिया। जब इसको वो ट्रेजरी बिल को रिडीम करेगी तो उसके ओनर को 190 की जगह 2 लाख देगी। तो जो 2 लाख और 190 के बीच में डिफरेंस है 10,000 का, वो एक तरह से इंटरेस्ट कह सकते हैं उसको। कमर्शियल बिल्स क्या होता है? कमर्शियल बिल्स एक तरह का BRBP होता है जो एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म पर इशू करती है, ठीक है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है जनरली 90 डेज होती है, और इसको अपन बैंक से भी डिस्काउंट करा सकते हैं, ठीक है। ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है कि जहाँ पे पेयर और पेई के बीच में कि एक पेयर को इतने पैसे पेई को देने हैं, और पेई जाके बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर, इट इज एन अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड होता है, दिखाता हूँ। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, जनरली पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इसे इशू करती है, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 डेज टू 1 ईयर होती है, ठीक है। ये जनरली किसके लिए होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए होती है, और वही कंपनीज को इशू करती है जिसके पास गुड रेपुटेशन और क्रेडिट वर्दीनेस हो। फंड्स रेज थ्रू फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो नए जब आप इशू ऑफ शेयर्स करते हैं तब उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट आती है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, जैसे कि कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट एक तरह के होते हैं, उसमें माइनर डिफरेंस होता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो नेगोशिएबल है, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और जो फिक्स डिपॉजिट है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, और CD कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर, और जो FD की मेच्योरिटी पीरियड होती है 14 डेज टू अनलिमिटेड ईयर, अनलिमिटेड डेज। CDs आर इशूड एट डिस्काउंट, मतलब अपन बैंक में पैसे जमा करवाए 1 लाख और उसके अगेंस्ट अपन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हैं तो जनरली 90,000, 80,000, 70,000 का मिलेगा। लेकिन FD में ऐसा नहीं होता, अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए तो अपन को FD का सर्टिफिकेट 1 लाख का ही मिलेगा। ये डिफरेंस पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, प्राइवेट कंपनी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, और बैंक्स कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, ये अपने पढ़ लिया। अभी ये शॉर्ट में दिया हुआ है रिवीजन के लिए, इसको आप देख सकते हो एक बार, वैसे अपने सारा पढ़ लिया। फिर आता है कॉल मनी के बारे में क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, ये खाली एक रिवीजन वीडियो है। इसके बाद आप कैपिटल मार्केट डिटेल में पढ़ेंगे। कमर्शियल बिल्स क्या होता है, केस स्टडी अपन ने पिछले वीडियो में कवर कर ही ली। किसी को केस स्टडी में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे अग्रवाला क्लासेस success@gmail.com पर मेल कर सकता है, ठीक है। फिर आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट पढ़ने से पहले इसको अपन जोड़ने की कोशिश करते हैं मनी मार्केट के साथ। मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। तो कैपिटल मार्केट किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। जो मनी मार्केट होती है उसके मैच्योरिटी पीरियड का होता है अप टू 1 ईयर, तो कैपिटल मार्केट का हुआ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। पढ़ लेते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स that provide long term and medium term funds.
It does not include the instruments or institutions which provide finance for short period up to 1 year, क्योंकि वो मनी मार्केट कवर करता है इसलिए. The common instruments used in capital market are shares, debentures, bonds, mutual funds, public deposit, etc. क्योंकि इसकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 year होती है. Definition of capital market पढ़ लेते हैं. Capital market can be defined as the mechanism which channelizing saving into investment or productive uses. मतलब capital market एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा प्लेस है, ऐसी चीज है, जो ऐसा मैकेनिज्म है जो सेविंग्स लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से और इन्वेस्ट करता है इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज. ठीक है. कैपिटल मार्केट एलोकेट्स द कैपिटल रिसोर्सेज अमंगस्ट अल्टरनेटिव यूजेस. जो कैपिटल मार्केट होती है वो एक जने से लेके, खाली एक जने को नहीं देती, एक जने से लेके काफी जनों में बांटती है ताकि उसका अल्टरनेटिव यूज हो और अल्टरनेट प्रॉफिट्स हो. ठीक है. इट इंटरमीडिएट्स फ्लो ऑफ सेविंग्स ऑफ दोज हु सेव a part of their income from those who wants to invest it in productive assets. मतलब ये एक ब्रिज की तरह है किसके बीच में, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में. नेचर ऑफ फीचर्स और कैपिटल मार्केट, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. मतलब एक ब्रिज है किसके बीच में, सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में. मतलब कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक, एक क्रूशियल लिंक है किसके बीच में, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच में. क्योंकि ये सेविंग भी करता है और एक इन्वेस्टमेंट भी करता है. सेविंग कैसे हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है और इन्वेस्टमेंट कैसे बिजनेस सेक्टर को देता है, डेफिसिट यूनिट को देता है. ठीक है. द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योरल बोरोर्स. एंटरप्रेन्योरल बोरोर्स मतलब बिजनेस यूनिट्स. डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये खाली लॉन्ग टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है जिसकी वैलिडिटी, जिसकी रिडीमेबल पीरियड, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 year हो. यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज. इसको पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक बंदा है एक्स, उसको शेयर खरीदने हैं रिलायंस के, मान लो फॉर एग्जांपल. तो सीधा रिलायंस के पास अप्रोच नहीं कर सकता शेयर्स लेने के लिए, तो उसको बीच में कोई इंटरमीडियरी, कोई ब्रोकर चाहिए, जिससे डिपॉजिटरी चाहिए, जिससे वो बात करके, जिससे वो कॉन्टैक्ट करके शेयर खरीद सके रिलायंस कंपनी के. पढ़ते हैं इसको. कैपिटल मार्केट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर, डिपॉजिटरीज एक्सेट्रा. These intermediaries act as the working organs of capital market and are very important elements of capital market. इसका मतलब क्या है, डिपॉजिटरी, अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स के बिना कैपिटल मार्केट नहीं चल सकती. फिर आती है डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. पहले इसको पढ़ते हैं. द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइंस द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी. क्योंकि कैपिटल मार्केट मोर देन 1 year के लिए होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कैपिटल है इकोनॉमी में वो बढ़ती है. इसलिए एक रेट डिटरमाइन करता है कैपिटल मार्केट कि कितनी कैपिटल फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है किसी भी इकोनॉमी में. ठीक है. Capital market offers attractive opportunity to those who have surplus funds so that they can invest more and more in capital market and are encouraged to save more profitable opportunities. इसका मतलब क्या है, कैपिटल मार्केट बुलाता है अपने पास किसको, सरप्लस यूनिट्स को, हाउस होल्ड सेक्टर को, कि वो इन्वेस्ट करे कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट डेफिसिट यूनिट को दे सके और वो अपने बिजनेस में लगा सके और प्रॉफिट कमा सके, जिसके कारण हाउस होल्ड सेक्टर को भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिल सके. गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, जो कैपिटल मार्केट है उसको गवर्नमेंट अपने रूल्स या रेगुलेशन से मतलब उसका पालन करती है. मतलब सारी जो कैपिटल मार्केट है गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के बिना नहीं चल सकती. द कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. दीज मार्केट फंक्शंस विद द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज है, वर्क अंडर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी. सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हु इज अ गवर्नमेंट बॉडी, क्योंकि ये एक एक्ट के अंदर बनी हुई बॉडी है. ये एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन. किसी भी कैपिटल मार्केट के अंदर कौन सी कैपिटल मार्केट बेस्ट होती है, जिसके अंदर सारे फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट के, वेयर फाइनेंस अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट. मतलब जिसमें कॉस्ट, जैसे मान लो एक बिजनेस यूनिट है वो पैसे लेती है किसी भी मार्केट से, तो वो उसी फाइनेंशियल मार्केट से लेगी जिसका इंटरेस्ट रेट कम होगा. ठीक है. विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमी की ग्रो हो. वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट, जहाँ पर सारी चीज, रेट, टैक्सेस फ्री है और फेयर है. मतलब यूं नहीं है कि किसकी मोनोपोली है तो वो एक्स्ट्रा रेट चार्ज कर रहा है. मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टमेंट्स. आता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन बिफोर इन्वेस्टिंग. इसका मतलब यही है कि सारे इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को दी जाती है और उसको सारी पढ़नी भी चाहिए. मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली. यूं नहीं है कि कहीं भी कैपिटल लगा दो, किसी भी स्टॉक में लगा दो, किसी भी शेयर्स में लगा दो,
प्रोडक्टिवली लगानी चाहिए जहाँ पे अच्छा रिटर्न हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझने से पहले आप ये समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी सुना होगा, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल मतलब जहाँ आप पहले पहले जाते हैं। सेकेंडरी स्कूल मतलब प्राइमरी के बाद वाला स्कूल। तो पढ़ते हैं, इससे थोड़ा बेस बनेगा प्राइमरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू मेथड, मतलब पहले पहले जाते हैं जहाँ पे। प्राइमरी मार्केट ऑफ ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, मतलब जब नए नए स्कूल में जाते हैं। इसी तरह प्राइमरी मार्केट जो न्यू इशू मार्केट होती है, जहाँ पर शेयर्स पहली बार इशू होते हैं, जब मार्केट में वो शेयर्स पहली बार आते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, that is new securities are issued from the company. Primary capital market directly contributes in capital formation because in primary market companies goes directly to investors। जो कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है, और ताकि इन्वेस्टर्स उसको उस कैपिटल में, उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके और कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन हो। ठीक है। एंड यूटिलाइजेज दिस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड मशीनरी। अगर बिल्डिंग, प्लांट्स और मशीनरी में वो इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी इकोनॉमी में। मीटिंग ऑफ फ्लोटेशन, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी जैसे अपने मनी मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे, कमर्शियल पेपर, सीडी हो गया, कॉल मनी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। ऐसे ही प्राइमरी मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला आता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, इसको आईपीओ भी कह सकते हैं, initial public offer। Under this method, company issues a prospectus to inform and attract general public। prospectus ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है, किस ऑब्जेक्टिव से कंपनी को फॉर्मेट किया हुआ है और कंपनी का फ्यूचर में क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। इन प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड डिटेल अबाउट दी पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड। किस चीज़ के लिए आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए आप पैसा मांग रहे हैं और कहाँ पर वो इस्तेमाल करेंगे। पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, अपने कंपनी के पिछले प्रॉफिट्स क्या थे, क्या लॉसेस थे, कहाँ कंपनी ने इन्वेस्ट करा था। बैकग्राउंड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी, मतलब ऑब्जेक्ट एंड मिशन ऑफ द कंपनी। The information in this prospectus helps the public to know about the risk and earning potential of the company। प्रोस्पेक्टस से एक इन्वेस्टर ये जान सकता है कि कंपनी में कितना रिस्क है और कितना वो अर्न कर सकता है, मतलब कितने चांसेस है कि उसके पैसे डूब जाए और कितने चांसेस है कि उसके पैसे से उसको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, इसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। थ्रू आईपीओ कंपनी कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्संस एंड कैन अप्रोच पब्लिक एट लार्ज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है पब्लिक एट लार्ज की। समटाइम्स कंपनी इन्वॉल्व इंटरमीडियरीज सच एज बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक। इसको कंपनी कभी बार ब्रोकर्स को, बैंकर्स को इन्वॉल्व क्यों करती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भरोसा नहीं होता कंपनी के ऊपर कि ये अच्छी तरह इन्वेस्ट कर पाएंगे या अपन को प्रॉफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पैसे डूब ना जाए। तो बैंकर्स और ब्रोकर्स पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये जनरली डील करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, इसलिए जो कंपनीज है वो उनको अप्रोच करती है ताकि वो पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस कर सके और कंपनी में पैसा आ सके। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल क्या होता है। अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी बट बाय एन इंटरमीडियरी। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या था, कंपनी सीधा अप्रोच करती थी इन्वेस्टर्स के पास, लेकिन ऑफर फॉर सेल में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडियरी होती है वो सारा जितने भी शेयर है कंपनी के वो खरीद लेती है। देखो क्या हुआ है, बाय द कंपनी बट बाय एन इंटरमीडियरी हु बाइज होल लॉट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी। मतलब जो ब्रोकर होता है, जो सिक्योरिटी में डील कर रहा है, बैंकर होता है, अंडरराइटर होते हैं, वो सारे शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के। फिर generally the intermediaries are a form of brokers। so sale of securities takes place in two steps। पहला क्या हुआ, कंपनी किसको बेचती है, एक इंटरमीडियरी को, एक ब्रोकर को, और फिर जो ब्रोकर है वो जनरल पब्लिक को बेचता है। फर्स्ट व्हेन द कंपनी इशूज सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरी एट फेस वैल्यू एंड सेकंड व्हेन इंटरमीडियरीज इशूज सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट। Under this method, company is saved from the formalities and complexities of issuing securities directly to public। क्योंकि जब एक कंपनी पब्लिक को डायरेक्टली इशू करती है उसको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करनी पड़ती है, उस सारे कामों से बच जाती है क्योंकि ये सारे काम इंटरमीडियरी या ब्रोकर कर देता है। ठीक है, ये वाला हो गया सेकंड पॉइंट होगा। बात है प्राइवेट प्लेसमेंट में। प्राइवेट प्लेसमेंट
मतलब आप क्या सोच सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ? प्राइवेट मतलब एक बंदा, दो बंदे, उनके हाथ में सब कुछ है, मतलब प्रत्यक्ष। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरी एट अ फिक्स्ड प्राइस। एक इंटरमीडियरी या ब्रोकर को वो फिक्स्ड प्राइस पे दे देते। एंड इन द सेकंड स्टेप इंटरमीडियरी सेल द सिक्योरिटीज नॉट टू जनरल पब्लिक बट टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स एट अ हायर प्राइस। ये डिफरेंस का पॉइंट है किसके बीच में, ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट में। ऑफर फॉर सेल में जो ब्रोकर होता है वो किसी को भी दे देता है सिक्योरिटीज, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में जो ब्रोकर होता है, जो इंटरमीडियरी होता है, वो सिलेक्टेड क्लाइंट्स को देता है, जो हाई नेट वर्थ होते हैं उनको देता है एट अ हायर प्राइस। द इशूइंग कंपनी issue prospectus to give details about its objectives, future prospects, so that reputed clients prefer to buy। उनके जो प्रोस्पेक्टस है उनमें सारी डिटेल होती है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे फ्यूचर में। द सिक्योरिटीज फ्रॉम इंटरमीडियरी अंडर दिस मेथड द इंटरमीडियरी इशू सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स सच एज यूटीआई, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि इनकी हाई नेटवर्थ होती है। The private placement method is a cost-saving method as companies saved from the expenses of underwriter fees, manager fees, agents commission, listing of company's name in stock exchange, etc. Small and new companies prefer private placement as they cannot afford to raise from public issue। क्योंकि public issue करने में बहुत सारे expenses होते हैं, brokerage है, commission है, तो जनरली ये प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, जिनकी वजह से उनको फंड भी मिल जाते हैं और उनकी कॉस्ट भी सेव हो जाती है। फिर आता है राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। इसमें क्या होता है, दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी शेयर तो इशू कर रही है, लेकिन बाहर वाले को शेयर देने से पहले जो घर में बंदे हैं, जो कंपनी के शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनसे पूछेगी कि उनको शेयर खरीदने या नहीं खरीदने, मतलब पढ़ते हैं। दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इट इज कॉल्ड राइट इशू बिकॉज इट इज द प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर्स दैट कंपनी मस्ट ऑफर द न्यू इशू बिफोर सब्सक्राइबिंग टू आउटसाइडर्स। बाहर वाले को देने से पहले घर वाले को पूछना पड़ेगा। ईच शेयर होल्डर्स हैज द राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ही ऑलरेडी होल्ड्स। मतलब एक बंदे के पास, मान लो कंपनी के पास 1000 शेयर है और उसके पास 100 शेयर है, तो उसकी राइट कितना है, 10%। किसमें, जो न्यू शेयर, जैसे मान लो 2000 शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है, तो उसके अंदर उसका 10% मतलब 200 शेयर्स का राइट होएगा। चाहे वो खरीद सकता है चाहे वो ना खरीदे, वो उसकी मर्जी है। ईच शेयर होल्डर हैज द राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर शेयर्स ही ऑलरेडी होल्ड्स। राइट टू इशू इज अ मैंडेटरी फॉर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 में था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है। द स्टॉक एक्सचेंज does not allow the existing companies to go for new issue without giving preemptive right। स्टॉक एक्सचेंज होती है वो कंपनी को अलाउड नहीं करती इशू करना किसी बंदे को, जब तक वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बंदे हैं उनसे नहीं पूछ लेती, ठीक है। बिकॉज इफ न्यू इशू इज डायरेक्टली इशूड टू न्यू सब्सक्राइबर्स then the existing equity shareholders may lose their share in capital and control of company, that is it would water their equities to stop this preemptive or right issue is compulsory for existing company। मतलब एक बंदे के पास, एक कंपनी के पास 2000 शेयर है और एक बंदे के पास उसके 1000 शेयर है, तो उसके पास 50% राइट है कंपनी के अंदर, उसमें वोटिंग के अंदर। लेकिन अगर कंपनी अपने स्टॉक, अपने शेयर्स बढ़ा देती है, 4000 कर देती है, और उस बंदे के लेकिन रहेंगे तो 1000 ही शेयर्स, और अगर उसको प्रीएम्प्टिव राइट नहीं देगी तो उसका जो शेयर्स है कंपनी के अंदर होल्डिंग है वो 50% से 15% पे लेस जाएगा। इसलिए उनको प्रीएम्प्टिव राइट देती है ताकि उनका जो होल्डिंग है, जो उनका राइट है, जो उनका वोटिंग राइट है, वो कम ना हो जाए कंपनी में, और उनकी कंपनी में होल्डिंग कम ना हो जाए। ई आईपीओ, आजकल ई आईपीओ ही चले हुए हैं, जैसे अपस्टॉक्स होता है अपना, अलग अलग जो अपने जो स्टॉक ट्रेडिंग ऐप होते हैं उसमें आप आईपीओ डाल सकते हैं सीधा। It is the new method of issuing securities through the online system of stock exchange. In this company has to appoint registered brokers such as Upstocks हो गया, Grow हो गया, ऐसे अलग अलग वो है होते हैं registered brokers for the purpose of accepting application and placing orders. The company issuing securities has to apply for listing of its securities on any exchange other than the exchange it has offered its security earlier। मतलब जो कंपनी है उसको सिक्योरिटी तो इशू करनी है, लेकिन वो जिस एक्सचेंज पे पहले इशू कर चुका है उस पर दोबारा इशू नहीं कर सकता। द मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज थ्रू वेरियस इंटरमीडिएट्स कनेक्टेड विद द इशू। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं।
और अगर फिर भी समझ ना आया हो तो मुझे मेल कर सकते हैं अग्रवाल क्लासेस success@gmail.com। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद वाला स्कूल। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में पहली बार इशू करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो इशू हो चुके हैं पहले से उसमें डील करते हैं। ठीक है। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनीज टू इन्वेस्टर्स, लेकिन प्राइमरी में डायरेक्टली कंपनी इशू करती है इन्वेस्टर्स को। द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू अदर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, ना कि कंपनी इन्वेस्टर्स को बेचती है। समटाइम्स द इन्वेस्टर इज इन नीड ऑफ कैश एंड अदर इन्वेस्टर wants to buy the shares of the company as he could not get directly from the company। डायरेक्टली ऑफ कंपनी कब इशू कर सकती है? खाली प्राइमरी मार्केट में। ठीक है। Then both the investors can meet in secondary market and exchange securities for cash through intermediary called broker। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है? दे जस्ट सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ही डील करते हैं। इन प्राइमरी मार्केट कंपनी सीधा इन्वेस्टर्स को डील करती है, इसमें इन्वेस्टर्स के साथ डील करते हैं। इसमें डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी इन्वेस्ट है। खाली पैसा तो ऑलरेडी इन्वेस्ट है, लेकिन जो जिसके नाम पे शेयर्स है खाली वो चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो कंपनी इशू करती है प्राइमरी मार्केट में शेयर्स, तो ए इन्वेस्ट करता है और उसके पास शेयर मिल जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो ए ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है वो मार्केट में रहेगा, बस ए वाले शेयर बी के पास चल जाएंगे और बी के पैसे ए के पास चल जाएंगे और जो बी के पैसे वो मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इससे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता सेकेंडरी मार्केट से। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। एंट्री ऑल कंपनीज एंटर द कंपनी प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशंस। ये किस लिए होता है? पैसा रेज करने के लिए। लेकिन जो ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड इन सिक्योरिटी मार्केट, इससे डायरेक्टली कोई पैसा नहीं जाता कंपनी के पास। ज्योग्राफिकल लोकेशन देयर इज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन एरिया फॉर प्राइमरी मार्केट। ऑल द इंस्टीट्यूशन बैंक्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट। इसकी कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती। देयर इज अ फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरियाज एंड वर्किंग आवर्स। जैसे 9:15 पे स्टॉक मार्केट चालू होती है और 3:30 तक चलती है, इसलिए इसका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है और प्रॉपर वर्किंग आवर होते हैं। प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली इशू करती है। और सेकेंडरी मार्केट में भी जैसे अपना पढ़ा था डिमांड सप्लाई से प्राइस की डिस्कवरी होती है, ऐसी सेकेंडरी मार्केट में भी सिक्योरिटीज की प्राइस डिमांड और सप्लाई की जोन पे बनती है। ठीक है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। Participants. The participants in capital market are financial institutions, banks, public and private companies, foreign investors and ordinary retail investors from public। और जो मनी मार्केट होता है उसमें मनी मार्केट में बैंक्स, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज होते हैं, बट फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेलर्स इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट की ड्यूरेशन होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है और जो मनी मार्केट की होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है। इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने पढ़ लिए थे शेयर्स, डिबेंचर्स में सीपी, सीडी, कॉल मनी। इन्वेस्टमेंट आउटले मतलब द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली लो। मतलब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट एन इन्वेस्टमेंट हैज टू इन्वेस्ट इन मार्केट। मतलब कैपिटल मार्केट में तो 10 रुपये से लेकर लाखों तक पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मनी मार्केट में एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, उसको वही इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, उससे कम वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड लिक्विड बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बट कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दीज आर लेस लिक्विड, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें यही मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक को कैश में। लेकिन ऐसा ना मनी मार्केट में नहीं होता, इसमें कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेफ्टी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न एज वेल एज रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल रिमिट एज इशूइंग कंपनी में फेल। जो कंपनी इशू करती है कैपिटल मार्केट में उसको पता नहीं होता कि वो चलेगी भी या नहीं चलेगी, जो उसको प्रोजेक्ट है, जो उसका विजन है वो फेल हो जाए। इसकी वजह से रिस्क भी रहता है और उतना ही प्रॉफिट का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है।
The instruments of money market are safe or less risky due to short duration and soundness of issuers. इसकी जनरली जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है और सेफ होती है, क्योंकि मनी मार्केट में जो इशूअर होते हैं वो ठीक ठाक देखे वाले होते हैं, मतलब उसको हम जानते होते हैं लगभग. एक्सपेक्टेड रिटर्न, द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर इन कैपिटल मार्केट एज अलोंग विद रेगुलर डिविडेंड और इंटरेस्ट देयर आर चांसेस ऑफ कैपिटल गेन. ये पढ़ा हुआ हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, इसलिए कैपिटल मार्केट में हाई रिस्क होता है तो हाई प्रॉफिट होता है, और मनी मार्केट में लेस रिस्क होता है तो लेस प्रॉफिट होता है. टाइप्स ऑफ कैपिटल, कंपनीज अप्रोच कैपिटल मार्केट फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब जैसे लैंड में इन्वेस्ट, कंपनी को लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी, तो इसलिए कंपनी जाती है कैपिटल मार्केट में. और लेकिन मनी मार्केट में कंपनी क्यों जाती है, क्योंकि उन्हें डे टू डे वर्किंग के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनके फंड्स के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसके लिए वो का अप्रोच करती है मनी मार्केट में. ये चार्ट है, मीनिंग है कैपिटल मार्केट का, नेचर्स क्या होते हैं ये पढ़ लिए थे अपन, ये वगैरह आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना इसमें से. टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ लिए थे. सेकेंडरी मार्केट अभी रह रहा है अपना, अपन ने भी प्राइमरी मार्केट ही पढ़ा था. ये स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, CDSL NSDL, जहाँ पे एक तरह के ब्रोकर होते हैं. स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का ब्रोकर होगा, किसके बीच में, इन्वेस्टर्स और सरप्लस यूनिट्स के बीच में और डेफिसिट यूनिट्स के बीच में. ठीक है, कीवर्ड्स आप पढ़ लेना, इसमें कोई इशू नहीं है, ये सारा आप डिटेल में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अगले पेज में चलते हैं. चलो ये पढ़ते हैं. द ABC लिमिटेड वांट्स टू रेज 500 करोड़ टू फुलफिल इट्स एक्सपेंशन प्लान बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. आइडेंटिफाई द मार्केट ABC लिमिटेड विल लुक फॉर रेजिंग फंड्स. 500 करोड़ करना चाहते हैं टू फुलफिल इट्स एक्सपेंशन प्लान बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब प्राइमरी मार्केट आएगा. ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में तो नहीं होगा ना ये, है ना. ठीक है, समझ गए. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर compete with each other, complement each other, function independently. चलो पहले ये